जोहार नमस्कार। अभी हम लोग गिरिडीह के कुसुमाकार मैदान में मौजूद है और ये भीड़ देख सकते हैं आप। तमाम भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं संकेत देता है 2024 का राजनीति को लेकर के ये पलट के रहेगा। शायद हमारे साथ यहाँ पे छात्र नेता मनोज यादव जी हैं, मेहता जी हैं और कई नामचीन हस्ती यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले दादा आप लोगों को जोहार। जोहार जोहार हुल जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ बोलिएगा? पहले जो सभा शुरू होता है वो धनबाद में होता है, उसके बाद हजारीबाग में होता है, उसके बाद गिरिडीह जिला में होता है। अब क्या आप लोग का प्लान है? क्योंकि ये भीड़ देख करके अंदाजा लगा सकता है लोग कि 2024 में पलट होने वाला है क्या? अरे एकदम सोचने वाला बात है, ये देखने वाला बात है। अंधरों को दिख जाएगा कि वहाँ पर पैसा, साड़ी, हेलीकॉप्टर सब घुराया, लेकिन हमारी जनता वो सबको घुरा दिया। वहाँ साड़ी सोबरान ये देंगे वो देंगे सब देंगे, लेकिन छोड़ करके यहाँ जनता आई है कि हमको तोड़ वाला कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना माटी का नेता चाहिए। तुम बहुत ठगा है, अब नहीं तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले हैं। तो क्या गारंटी है कि 2024 में आप लोग आ रहे हैं? निश्चित है क्या? अरे भैया तो एकरा में फिर वही वाला बात है, एकरा में हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो देख करके बता देगा कि हमारी सरकार बन रही है। एकदम दो मत नहीं है। और बता रहे सीधे सबको बोलता है कि नहीं जरा मतों का ये थी होता है। मनोज यादव को आते खाली भाषण सुनने के लिए। हम बार बार बोले हैं ये भीड़ नहीं, ये भीड़ने वाले लोग हैं और ये पीछे कदम हटाने वाले नहीं। मतलब निश्चिंत है 2024 में ये लोग भीड़ेंगे, एकदम भीड़ेंगे। तो कबाड़ के फेंक देंगे। तो हम लोग बोलते हैं सबको हिला देंगे, हम हिला के नहीं छोड़ेंगे, ये फिर लग जाएगा हिला करके, कबाड़िए फेंक देंगे। ओकर बाद में ओकर कहियो वंशजे न रहेगा, वैसा हालत करेंगे। एक चीज और सवाल करेंगे, झारखंड के लोग बोलते हैं कि झारखंड का लालू यादव जी हैं, ये मनोज यादव जी, क्या बोलिएगा इस पर? देखिए लालू यादव वो अपना अपना जगह में है। यहाँ पर लालू यादव से हमारा कंपेयर हो सकता है, वो बड़े पहले के नेता हैं, वो लोग कंपेरिजन करते हैं, करने दीजिए। हम इतना जानते हैं कि झारखंड में जो है निश्चित रूप से बदलाव होगा और ये बदलाव आपको दिखेगा। ये आपको मैं पैसा, ये जो जब देखे हैं भीड़, इसमें मैंने 5 पैसा भी खर्च नहीं किया है। ये लोग अपने पैसे से खर्च हुए। आप पैसा वाला भीड़ वहाँ देखिएगा, जबरदस्ती बस में बैठा के ठूस ठूस के लाया, स्कूल वाला से इधर से बच्चा उधर से बच्चा, और हमारे देखिए खाली मोटरसाइकिल से और पैदल में पहाड़ फांद करके। पुलिस कितना हमारा रोकने का प्रयास किया, एक दुगुना भीड़ और होता अगर पुलिस रोकती नहीं तो। आप कह रहे हैं मतलब प्रशासन रोकी है आप लोगों को? बहुत प्रशासन रोकी। आप नहीं देखे, आप देख लीजिए कि अगल बगल में भी प्रशासन लगा करके रखा है, जैसे कि हम लोग को उग्रवादी हैं चाहे और कुछ है। सभा कर रहे हैं, उनको डर पैदा हो गया है, एक आदमी को रोको। अरे ये रोकेगा जितना हमारा रोकेगा, 2024 में उतना ठोकेगा, उतना ठोकेगा, उतना ठोकेगा। निश्चिंत है 2024 में आ रहे हैं? 2024 में बता रहे हैं बोरिया बितान कर देंगे। हम बोले हैं ना कि बंदी बंदी बहुत, अब 2024 में नसबंदी तो नसबंदी रहेगा, पक्का नसबंदी, एकदम नसबंदी। एक वंशज बढ़ना बंद। मनोज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, मनोज भैया जीतेगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय मेहता जी, आप लोग सिलेक्टेड हैं और क्या गारंटी है सिलेक्टेड लोग जो है इलेक्टेड होंगे 2024 में? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका आपने नारा सुना होगा। और झारखंड के तमाम इलाकों में आप एक बात पर गौर करिए, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक ऐसा स्वतः स्फूर्त भीड़ है जो एक बदलाव को लालायित है। आप इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय राजनीति के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं देखे होंगे कि व्हाट्सएप में एक मैसेज घूमे और लोग इतनी संख्या में जमा हो जाएं। मुझे लगता है कि पूरे भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों से कि झारखंड में जो दिसंबर 2021 में आंदोलन शुरू हुआ और आज 19 जुलाई 2023 तक अगर हर जगह इतनी भीड़ लगातार 1.5-2 साल तक पहुंच रही है सिर्फ एक आह्वान पर, तो ये एक रिसर्च का विषय है कि आखिर झारखंडी जनमानस में ऐसा क्या दर्द है, क्या ऐसी वेदना है, क्या ऐसी पीड़ा है जो लगातार ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई बदलाव चाहिए। तो बदलाव क्या चाहिए? मैं लगातार लोगों से कहता हूँ कि इन तमाम मसलों के अलावा भी अगर बहुत स्पष्टता से गौर करेंगे, कोई स्टेट बनता है तो नौकरी चाहिए वहाँ के लोगों को, 3rd और 4th ग्रेड के में आप प्राथमिकता देंगे। झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर विस्थापन हुआ, कई सारी कंपनियाँ लगी यहाँ पर। आप देखिए बोकारो स्टील है, वेदांता है, बांझेडी है, NTPC है, अडानी लग रही है, टाटा है।
जितने लोग विस्थापित हुए या डीवीसी ने विस्थापित किया, विस्थापन के बाद क्या पुनर्वास करने की कोई पॉलिसी है? अगर रिहैबिलिटेशन का कोई पॉलिसी आपके पास नहीं है तो इसका मतलब कि आप लोगों का ज़मीन हथिया करके वहाँ पर कंपनियाँ लगाते हैं, और कंपनियाँ लगाने के बाद वहाँ पर लोग पैसे से मालामाल होते हैं, नेता और दलाल मालामाल होते हैं और झारखंडियों का हक छीना जाता है। ये दो पहलू हुआ। तीसरा पहलू कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसको आज तक आप डिफ़ाइन नहीं कर पाए। झारखंड में लगातार ये मांग की जाती रही कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित परिभाषित होनी चाहिए, ये नहीं हो पाई। अब झारखंड में एक और आपको बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ जो है आदिवासियों का मुद्दा नहीं उठाते हैं, हम आदिवासियों का भी मुद्दा उठाते हैं। सरना धर्म कोड का एक विधेयक तैयार हुआ था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया कि इसे जो है आप इस पर पहल करिए और इसको विधेयक का स्वरूप दीजिए, क्योंकि जब पूर्व में जनगणना हुई थी तो सरना का अलग एक धर्म कोड हुआ करता था। झारखंड के आदिवासियों की एक बहुत बड़ी मांग है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुप्पी साध ली। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा इस सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जो मोमेंटम झारखंड करके पैसा लूटते हैं, जो लोग झारखंड में 1985 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं और 1985 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करते हैं। ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जब झारखंड के स्थानीय नीति का विधेयक बना करके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जाती है और नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि जो झारखंड में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी यहाँ के हक अधिकार को लेकर के गंभीर नहीं है। वो ज़रूर दिखाई पड़ती है कि हम झारखंडियों के हक अधिकार को लेकर के खड़े हैं, लेकिन जब झारखंडियों के हक के आवाज़ में आवाज़ बुलंद करने की बारी आती है तो उनके विधायक सदन के अंदर झारखंडियों के खिलाफ हो जाते हैं, रोड पर भी सड़क पर खिलाफ हो जाते हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया और यहाँ पर राज्यपाल को भेजा गया था कि इसको आप अनुमोदित करके सेंट्रल को भेजिए कि 9वीं अनुसूची में डालें, तो राज्यपाल के पास शिकायत करने भी लोग गए थे और राज्यपाल ने उसे वापस लौटा दिया। तो इस बात को आपको समझना होगा कि क्या आप यहाँ पे आपको रोकेंगे? क्या आप लोग रोजगार के ऊपर, क्या आप लोग महंगाई के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोग बात करेंगे? नियोजन नीति के अलावा, 60-40 के अलावा, 1932 के अलावा आप लोग सपोज दैट सरकार में आ रहे हैं, तो क्या झारखंड का जनता अस्वस्थ रहेगा? महंगाई के ऊपर बातचीत होगा? अब इस बात को समझिए, इसी पहलू पर मैं आता हूँ। आपने देखा होगा कि डीवीसी ने झारखंड का बकाया राशि बिना झारखंड की सरकार की सहमति से पैसा काट लिया था। सरकार का जो हिस्सा होता है, झारखंड सरकार का केंद्रीय राजस्व में जो हिस्सा होता है, वो झारखंड सरकार को नहीं मिला। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए कि जब झारखंड के लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे, जब सेंट्रल स्तर पर महंगाई बढ़ती है, अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है, अगर चावल दाल महंगा होता है, अगर राशन का सामान महंगा होता है, सरसों तेल महंगा होता है, तो इससे पूरे देश के लोग परेशान हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई एक सेंट्रल मुद्दा है। अगर सरसों का तेल महंगा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हुआ, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी या फिर जो भी वैसे दल हैं जो लगातार झारखंड के भीतर ये दावा करते हैं कि हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिखाने की आती है अपना विल पावर कि नहीं हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, तो विल पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिखा पाती। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर देश में झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद वहाँ पर चाहते, ये बहस का मुद्दा बने, देश की सबसे बड़े पंचायत में नहीं बन सकता था, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता था? चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे पुनर्वास नीति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, उन सभी मसलों पर हम लोग लगातार गंभीर हैं और लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। चूंकि आप लोग छात्र नेता रहे नहीं, अब नेता बन चुके हैं, तो नेता बन चुके हैं तो ये दायित्व आप लोग का होता है, क्योंकि हमारे झारखंड में ना तो सही से स्वास्थ्य सिस्टम है, ना एजुकेशन सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई बात करने वाला है महंगाई के ऊपर। क्या ये झारखंड के तमाम जो लोग हैं, इसको इन सब से निजात मिलेगा? झारखंड के लोगों को निजात मिलेगा? तय है 2024 के बाद। देखिए, पॉलिटिकल में आप जब पॉलिटिक्स में रहते हैं तो आपको जब सत्ता की चाबी मिलती है तो आप जादू की तो छड़ी है नहीं कि 2 मिनट में सब ठीक कर देंगे। आपको नीतियों के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर काम करना होगा। अगर सत्ता हम जैसे लोगों को मिलती है, नौजवानों को मिलती है, पहले हम लोग रिव्यू करेंगे सरकार के पास कितना पैसा है, कितना राजस्व आना चाहिए, क्या जीडीपी की स्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, झारखंड में कितना कर्ज हो गया है लोगों पर। मैंने अखबार में देखा था कि प्रत्येक झारखंडी पर शायद 21,000 के आसपास कुछ कर्ज है, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए औसतन। तो ऐसे में अगर झारखंड सरकार की अगर स्थिति अगर नहीं ठीक रहेगी वित्तीय तौर पर, तो उसको मजबूत करना होगा। तो जब भी हम लोग अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो सबसे पहले हम लोग वित्त के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर पहले मजबूती लाएंगे, और उसके बाद इन सारे विषयों पर, चाहे आप जिसका जो भी आप कह रहे हैं, शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, इन सारे मसलों पर काम करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। मनोज यादव जी, 1 मिनट में आपका सवाल लूँगा।